नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं कक्षा 10 के अध्याय 2 को, सॉरी कक्षा 10 के अध्याय 3 को, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। ठीक है, कक्षा 9 के बारे में 9 में भी हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन कक्षा 10 में हम लोग क्या समझेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। जैसे मान लेते हैं कि कोई समीकरण है जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c बराबर क्या है, 0 है। और दूसरा युग्म मतलब क्या होता है, इसमें दो समीकरण होंगे, मतलब एक जोड़े के रूप में होंगे समीकरण। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a1 a2 और a1 b1 और c1 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। a1 b1 और c1 क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन x और y क्या है, ये चर राशि है। कैसी राशि है, चर राशि है। और चर राशि क्या होती है, ये हमने पिछले वीडियो में जब बहुपद पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि चर राशि क्या होती है। ठीक है, और इसमें एक बात और समझेंगे भाई, इसमें बोला है रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है, तो जिस ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है, उस समीकरण को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पद ले लेते हैं, जैसे हमने समीकरणों के घात के बारे में, बहुपदों के घात बारे में, एक घात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बहुपद वाले टॉपिक में खूब अच्छी तरीके से बताया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या था, तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप था। क्यों ये इसको द्विघात बहुपद बोले, क्योंकि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोले थे, द्विघात बहुपद। लेकिन अगर इसी बहुपद को जीरो के तुल्य बना दिया जाए, किसके तुल्य, जीरो की तुल्य, मान लीजिए अगर इसको ऐसे बना देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये द्विघात समीकरण बन गया। ये अभी क्या था, ये द्विघात बहुपद, अभी क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोला है, रैखिक समीकरण, न कि द्विघात समीकरण। तो भाई रैखिक समीकरण क्या हो सकता है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाया, ए एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद कहलाया। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी बराबर 0। ऐसे ही यहाँ पर दो समीकरण हमने लिया हुआ है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिया है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी समझिए आप कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो इसमें चर कितने हैं, क्या बोला है, दो चर वाले, चर के कितने, दो। कौन कौन से हो गए, इसमें पहला चर x है और दूसरा चर क्या है, y है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें उस पूरे समीकरण की घात क्या हो, अधिकतम एक हो। तो इस x में भी देखेंगे घात एक है, और y के में भी देखेंगे क्या है, घात एक है। इसमें भी घात एक है और इसमें भी घात एक है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि इसमें ग्राफीय निरूपण कैसे किया जा सकता है इस बहुपद का। अब हम लोग इस समीकरण में देखते हैं कि इनका ग्राफीय निरूपण कैसे हो सकता है। तो ग्राफीय निरूपण भी देखेंगे और बीजगणितीय व्यंजक भी देखेंगे कि इसके हल कितने हो सकते हैं और इनके हल कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों के अनुपात की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अगर मान लीजिए a1 क्या कर रहे हैं हम, इनके गुणांकों का अनुपात की तुलना कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ग्राफीय निरूपण मिलेगा कि इनका ग्राफ पर बनाने पर इनकी रेखाएं कैसी होंगी। इनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या इनकी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, या इनकी रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। और ये रेखाएं हमें क्या दिखाएंगे, यह रेखाएं हमें बताएंगे कि इस समीकरण का, इन समीकरणों का बीजीय हल, बीजीय निरूपण कैसा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए a1, अब जैसे समीकरण एक मान लेते हैं इसको, और समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें सभी के गुणांकों को देखेंगे। तो इसमें x का गुणांक क्या है, a1, इसमें y का गुणांक क्या है, b1, और c1, अचर पद का गुणांक, अचर पद क्या है, c1 है। इसी प्रकार से इसमें भी समीकरण नंबर 2 में देखेंगे तो समीकरण 1 से हो गया। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में देखेंगे तो इसका x का गुणांक क्या है, a2 है, और y का गुणांक क्या है, b2 है, और इसमें अचर पद का गुणांक क्या है, c2 है। ठीक, अब हमने क्या बताया है कि इसके सभी गुणांकों को क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर a1 बट्टे a2 अगर बराबर होता है किसके,
B1 बट्टे B2 से, किसके बराबर होता है, B1 बट्टे B2 से, या और बराबर किसके किसके होता है, C1 बट्टे C2 से। सबका एग्जाम्पल देकर हम समझाएंगे आपको, ठीक है। कि अगर A1 बट्टे A2 बराबर है किसके, B1 बट्टे B2 के, और B1 बट्टे B2 बराबर है किसके, C1 बट्टे C2 के, तो ये क्या हुआ, ये तो अनुपात है। अब ये इनके सभी अनुपात क्या है, अगर एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनकी ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, यानी इनकी रेखाएं कैसी होंगी, तो इनकी रेखाएं क्या होंगी, ग्राफीय निरूपण इनका कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण इनका कैसा होगा, इनकी रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक। और इनका बीजीय गणित बीजीय निरूपण कैसा होगा, तो बीजीय निरूपण इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसके अनेक, ऐसे लिख लो, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो गया, तो इसका ग्राफीय निरूपण संपाती, यानी अगर अब हम ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, तो इनके जो ग्राफ बनेगा, उनकी दोनों रेखाएं पहले वाले समीकरण के लिए भी एक इसी पर होगी। ये मान लेते हैं कि ए बी है, जो समीकरण एक को संतुष्ट करेगी, और इसी के ऊपर मान लीजिए कोई रेखा सी डी है, तो ये जो समीकरण दूसरे समीकरण को संतुष्ट करेगी, तो ये रेखाएं आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। इसका मतलब हुआ है कि एक रेखा ही दूसरी रेखा पर बनी हुई है। तो ऐसी जब स्थिति आए, उस समय ऐसे समीकरणों का हल कितना होगा, ऐसे समीकरणों का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो पहला स्थिति हो गया। दूसरी स्थिति में मान लीजिए अगर A1 बट्टे A2 बराबर ना हो इसके B1 बट्टे B2 के, इस स्थिति में क्या हो सकता है, तो अगर A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, तो इस स्थिति में इसका ग्राफीय निरूपण होगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो इसकी ग्राफीय निरूपण होगा कि रेखाएं क्या करेंगी, इसको प्रतिच्छेद करेंगी, लेकिन C1 बट्टे C2 बराबर हो। तो इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। और इस स्थिति में जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इनका बीजीय हल कैसा होगा, तो इनका बीजीय हल होगा, इसमें केवल एक हल हो सकता है। कैसा हल हो सकता है इसका, केवल और केवल एक हल हो सकता है, केवल एक हल हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। इसी को क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। इसका मतलब कि इसके समान कोई भी हल ना हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब थर्ड स्थिति में देखते हैं, तीसरी स्थिति क्या बताती है हमें, कि मान लीजिए तीसरी स्थिति कि क्या है, जैसे इसमें A1 बट्टे A2 बराबर था किसके, B1 बट्टे B2 के, और वो किसके बराबर था, C1 बट्टे C2 के। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में हमने क्या देखा, तो इस स्थिति में क्या था, रेखाएं क्या कर रही थी, एक दूसरे के संपाती हो रही थी, और हल कितने हो रहे थे, इसके अनेक हल हो रहे थे। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में देखा कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है इसके B1 बट्टे B2 के, तो इस स्थिति में क्या हो रहा था, रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लीजिए पहले समीकरण की रेखाएं ऐसी थी और दूसरे समीकरण की रेखा ऐसा बन रहा था। एक एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पहले समीकरण के लिए था और ये दूसरे समीकरण के लिए था, तो ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर P बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब रेखाएं ऐसा स्थिति आए कि इनका ग्राफीय निरूपण करने पर दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो इसका केवल और केवल एक हल हो सकता है, यानी इसका अद्वितीय हल हो सकता है। थर्ड स्थिति क्या कहता है कि अगर A1 बट्टे A2 बराबर है किसके, B1 बट्टे B2 के, और बराबर नहीं है किसके, C1 बट्टे C2 के। तीन स्थितियां होती है इसके, तीन स्थितियां ही दो समीकरण
रैखिक समीकरणों के युग्म को संतुष्ट करती हैं। तो पहली स्थिति में यह था, दूसरी स्थिति यह था, तीसरी स्थिति हम लोग देखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के और बराबर नहीं हो किसके, c1 बट्टे c2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या करेंगे, रेखाएं कैसी होंगी, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक, और इनका हल कैसा होगा, तो इसका हल कोई भी हल नहीं होगा। कब कोई भी हल नहीं होगा, जब रेखाएं एक दूसरे को समांतर होंगी, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसकी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान अंतर पर चलेंगी, जो एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। मान लीजिए पहली रेखा यहाँ पर है ए बी, इसी प्रकार से दूसरी रेखा हम लोग मान लेते हैं इस प्रकार से बन रही है सी डी। तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाओं की सभी जहां भी इन दोनों की रेखाओं को बीच का अंतर नापा जाएगा वो समान अंतर पर ही चलेंगी। ठीक है, तो पहली स्थिति में हमने बताया कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के और ये भी बराबर है किसके, c1 बट्टे c2 के, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समपाती होगा। इस उदाहरण से हमने समझा था कि एक रेखा दूसरी रेखा पर होगी और इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल इसका होगा। ठीक है, कैसा हल होगा इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर हमने समझा कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब फिर आगे हमने थर्ड स्थिति में देखा, तीसरी स्थिति में देखा कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1 बट्टे c2 के, उस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगी। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और हल इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इन स्थितियों को हम लोग एक उदाहरण से भी समझते हैं। ऐसे ही दो समीकरण, रैखिक समीकरणों का एक युग्म लेकर उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं इन समीकरणों के बारे में। जैसे हमने इन समीकरणों की स्थिति को ग्राफीय निरूपण के माध्यम से बताया, अब इन समीकरणों से जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण का युग्म संगत है या नहीं, या यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। क्या है कि x प्लस 3y बराबर 6 पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे और देखेंगे क्या इनके युग्म संगत है या नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं, देखिए ऐसे समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप दो चर दिए होंगे, दो चर में से किसी भी चर का मान एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे हमने x का मान लिया कि माना कि किसके लिए, पहले समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण के लिए जब माना, क्या क्या मान लिया, अब देखिए इसमें हम लोग पहले समीकरण के लिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले समीकरण के लिए, समीकरण एक के लिए माना कि x बराबर, क्या मान लेते हैं, x बराबर 0 और 6 मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, केवल दो ही हल करते हैं, इससे पता चल जाएगा हमको किसका हल कैसा है। तो x बराबर क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं x और 6। तो यहां से देखेंगे यदि x बराबर 0 है तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए x के जगह पर क्या रख दे रहे हैं, 0 प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर
6/3, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, तो y का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ से हम लोग पहले बिंदु क्या प्राप्त किए, तो पहले बिंदु हम लोग प्राप्त किए 0, 2। ठीक, कब, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया 2। देखो पहले हमने कक्षा 9 में इसमें भुज और कोटि करके पढ़ा था, जिसमें एक ग्राफ में क्या क्या होता था x और y, जिसमें x क्या होता था, x को क्या बोलते थे भुज, और y को क्या बोलते थे कोटि। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी है, तो x क्या है 0, तो y का मान क्या आ गया 2। अब देखेंगे जब x बराबर क्या हो 6 हो, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, तो समझते हैं। देखिए अभी हमने क्या रखा था, x की जगह पर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही x की जगह पर क्या रखेंगे समीकरण 1 में 6, तो 6 + 3 y बराबर 6, 6 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 6 - 6 यानी 6 - 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। तो दूसरी बिंदु हमें क्या मिल गई, तो दूसरी बिंदु जब हमने x बराबर 6 लिया तो y बराबर क्या मिला हमको 0। इस आधार पर हम लोग एक तालिका बना लेते हैं पहले समीकरण के लिए, इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं x का मान, यहाँ लिख देते हैं y का मान। तो हमने केवल 2 मान लिया है, तो पहला जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या आया था 2, दूसरे में जब x बराबर 6 लिया तो y बराबर क्या आया था 0। ये पहले समीकरण के लिए मान निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण के लिए भी मान निकाल सकते हैं। तो हमने मान निकाल कर देखते हैं। ठीक, ये पहले समीकरण के लिए था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में लिखने के बाद आप इस तालिका को लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग दूसरे समीकरण के लिए समझते हैं। तो दूसरे समीकरण से भी इसी प्रकार से करेंगे। दूसरे समीकरण में भी हम लोग मान लेते हैं क्या कि x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, बताए ना हम। आप चाहो तो y का मान मान लो, y का मान मानोगे तो x का मान मिलेगा। हमने x का मान माना तो y का मान मिला। ठीक है, और आप चाहे तो जो मान मान सकते हैं। आप हमने 0 और 6 माना तो क्या मिला हमको 2 और 3। ऐसे ही आप कुछ और मानेंगे तो y का मान कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ दिखाना है कि ग्राफ का यह संगत मान कौन से बिंदु पर आता है और इसका कैसा ग्राफी निरूपण होगा और इनके हल कैसे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरे समीकरण के लिए। समीकरण 2 के लिए क्या मान लेते हैं, माना x बराबर 0 और 3 ले लेते हैं। आप ज्यादा भी ले सकते हैं इससे, क्यों हमने 2 लिया है क्योंकि हमको 2 से ही पता चल जाएगा कि इसके हल कैसे हैं। ठीक है, आप 3, 4, 5 या उससे ज्यादा आपको हल करने में मजा आ रहा है तो ज्यादा ले लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या मान लिए, x बराबर 0 और 3 मान लिया। तो जब x बराबर 0 है, क्या, जब x बराबर 0 रखा किसमें, समीकरण नंबर 2 में, तब y का मान क्या हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 0 रखेंगे तो 2 × 0 - 3y = 12। इतनी बात समझ में आई। हमने x की जगह पर क्या रख लिया 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा -12/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो कितना हो जाएगा -4। तो जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना आ गया -4, यानी पहला बिंदु हमें क्या मिला 0 - 4, क्या मिला 0 - 4। ऐसे ही जब x बराबर 3 रखें किसमें, समीकरण नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पर क्या रखना है 3, तो 2 × 3, 2 × 3 -3y बराबर 12, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6 -3y बराबर 12। 6 प्लस में उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 12 - 6 हो जाएगा, तो -3y बराबर क्या हो जाएगा 6। इसको भी उस साइड करेंगे, गुणा में तो साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो -3, 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो y का मान कितना आ गया -2। तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिल गया बच्चों, जब हमने x बराबर क्या माना था 3, तो y का मान कितना मिला -2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण के लिए भी एक तालिका बना लेते हैं।
दूसरे समीकरण में भी तालिका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो एक्स का मान पहले हमने क्या लिया था, 0, तो y का मान कितना आया था, -4। ऐसे ही जब हमने x का मान क्या लिया, कहाँ गया, x का मान क्या लिया, 3 लिया, तो y का मान कितना आया था अभी, -2। अब इन तालिकाओं के आधार पर एक ग्राफ को बनाएंगे। आप एक ग्राफ बुक आती है, उस ग्राफ में बनाएंगे तो आपका ज्यादा सीधा लाइन आएगा। ठीक, अब एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनाने आता है सभी को, उम्मीद करते हैं आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु है, 0 रहता है। इधर क्या होता है, इधर होता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर एक्स होता है और इधर वाई एक्स डैश, इधर होता है वाई और इधर होता है वाई डैश। जिधर डैश है उधर ऋणात्मक मान होंगे और जिधर एक्स है उधर धनात्मक मान होंगे। तो बराबर बराबर दूरी पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, इतने मान की जरूरत है, आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो। इसी प्रकार से इधर इस साइड माइनस में ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन ध्यान रखिएगा इनका अंतर समान है। आप इसमें ज्यादा ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं गैप बना बनाकर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 2, यहाँ पर ले लीजिए 4 6 8, ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे ही y के लिए भी क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं, इस साइड पे ऊपर साइड में धनात्मक होगा तो 1 2 3, ऐसे इधर ले लो तो ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनता है ग्राफ बनता है। ठीक, एक ग्राफ बुक आती है तो उसमें बनाएंगे तो आप अच्छे से ये इनका जो बीच का अंतर है वो आसानी से बराबर बराबर आएगा, इसलिए ग्राफ सीधा आता है। लेकिन हमारे बोर्ड पर ऐसा है नहीं, क्योंकि माप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो उससे कोई अंतर ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग देखते हैं, समीकरण 1 के लिए x का मान क्या है, 0 है। तो x का मान चाहे 0 हो चाहे y का मान 0 हो, हमेशा किस पर आएगा, मूल बिंदु पर ही आएगा। किस पर आएगा, मूल बिंदु पर ही आएगा। तो x का मान क्या आया, 0, तो y का मान क्या था, 2 प्लस में, किसमें था, प्लस में। तो 2 प्लस में किधर है, y के y अक्ष पर, इधर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, 0 2। ठीक, इस प्रकार से आप बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 से 2 गए, 0 किसका मान था, x का, चाहे 0 x का मान हो चाहे y का मान हो, रहेगा यहीं पर मूल बिंदु पर ही। तो जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या आया, 2। जब हमने x बराबर 6 लिया तो y का मान कितना आया, 0। तो चाहे बताए ना, चाहे x का मान 0 हो या y का मान 0 हो, यही रहेगा। तो x का मान क्या आया था, प्लस, प्लस और माइनस का भी ध्यान रखिएगा। तो ये किसमें है, प्लस में, प्लस है तो इस साइड होगा, माइनस होता तो इस साइड 6 में होता। ठीक, तो यहाँ पर किस क्या मान आ गया, 6 0। इस बिंदु का नाम क्या होगा, 6 0। ये किसके लिए था, पहले समीकरण के लिए था। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखा द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, अब स्केल होता तो अच्छे से लाइन आती, सीधी लाइन सीधा हमसे बन नहीं रहा है, लेकिन समझिएगा। ठीक, तो ये रेखा किसके लिए था, कौन से समीकरण के लिए, x प्लस 3y बराबर 6 के लिए। तो ये क्या बन गया, एक सीधी रेखा बन गई। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी देखेंगे, तो दूसरे समीकरण में x का मान कितना है, 0 है, तो y का मान कितना आया है, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आ गया, -4। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आया, -4। तो -4 किसका मान है, y का। अब देखिए इधर +2 में था तो ऊपर लिए थे, इधर क्या है, -4 में, तो -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0 -4। ठीक है, तो जब x बराबर 3 लिए तो y का मान क्या हुआ, जब x बराबर क्या लिए, 3, तो y का मान क्या है, -2। अब यहाँ पर समझने वाली बात, x का मान क्या था, +3 में, y का मान क्या था, 2। तो इसकी बिंदु कहाँ होगी, तो इसकी बिंदु हम लोग इसी बिंदु से सीधे इधर जाएंगे, सीधे जाएंगे इधर, और इसी बिंदु से सीधे आएंगे इधर। जहां पर ये दोनों रेखाएं काटे वहीं पर ये दोनों बिंदुएं उभयनिष्ठ होंगी। ठीक, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -4 -2। कक्षा 9वीं में हमने इन बिंदुओं को निकालना भी सीखा था। इन बिंदुओं को ग्राफी निरूपण में
कौन सी बिंदु कहाँ पर होती है, और इनका एक्स अक्ष में क्या होता है, वाई अक्ष में कैसे मान रखते हैं, ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक क्या होते हैं, इसके चतुर्थांश क्या होते हैं, और इनमें कौन से चिन्ह किस अंश में होता है, और किसके मान धनात्मक होते हैं, किसके मान ऋणात्मक होते हैं, ये मान सभी हमने कक्षा 9 में विस्तार से समझा हुआ है। और हमने इस पर एक वीडियो भी बना देंगे तो वहां से भी समझ लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने कक्षा 9 और 10 दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि ये कक्षा 9 में भी है और 10 में भी है, ठीक है। तो जैसे हमने इस रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाया था, इसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये सीधा कहाँ काटेगा, यहाँ ऐसे, देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि ये हमारा अंतर समान नहीं है, जो हम गैप लिए हैं इन दोनों का, तो ये गैप समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। लेकिन आप जब बनाएंगे स्केल से नाप कर बनाएंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी। तो ये कौन सी समीकरण के लिए है, तो ये समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 के लिए ये वाली रेखा बनी, और समीकरण 2x माइनस 3y के लिए ये रेखा बनी। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, इसलिए इसका संगत मान क्या हो जाएगा, इस इन दोनों समीकरणों के, इसलिए रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म मान संगत होगा। कैसा होगा, युग्म मान संगत होगा। और ये संगत मान कौन सा है, संगत होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब हम पिछले बता रहे थे तो क्या बताए थे कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, क्या बताए थे, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी उसमें क्या होता था, तो उसका हल क्या होता था, अद्वितीय हल होता था, यानी एक हल होता था। तो ये इसका एक हल कौन सा होगा, तो इसका एक हल किस बिंदु पर होगा, 6 और 0, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु कौन सी है, 6 और 0, जहां पर दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी काट रही हैं, ठीक है। अब इस अध्याय में दो समीकरणों युग्म को हल करने के लिए और विधियां भी दी हुई है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुण विधि दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी ने इन सभी को लगता है हटा भी दिया है, शायद वज्रगुण विधि को तो हटा ही दिया है, और विलोपन प्रतिस्थापन उसको देखना पड़ेगा है कि नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, अभी ग्राफी विधि से हल करना सीखा कि ग्राफी विधि से दो समीकरण युग्मों को कैसे हल किया जा सकता है। इसको हमने विस्तार से बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो स्क्रॉल करके एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने एक वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को नहीं बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे, और अगले वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।